बाजार बोलता है। इसमें हम बात करेंगे एफआईएस के डेटा की। एफआईएस के डेटा ने सबको खुश किया हुआ और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक अनइंटरप्टेड रिकवरी इंडियन मार्केट्स में देखने के लिए मिल रही है। 1970 करोड़ की बाइंग करके ले गए हैं एफआईएस कल भी, और डीआईज ने भी हल्के हाथ से बाइंग की है 247 करोड़ रुपए की। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एफआईएस ने पिछले केवल 4 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ की बाइंग कर ली है, तो विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इंडियन मार्केट्स। एंड हम देख भी रहे हैं, उसकी वजह से हमने देखा कि इंडियन मार्केट्स में एक अच्छी रैली पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में आई है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल। हालांकि अब तो हम एक तरह से डीकपल कह सकते हैं अपने आप को, क्योंकि ग्लोबल इंडिसीज कहाँ चल रहे हैं और हम कहाँ चल रहे हैं। ऑल आर डाउन। डाउ करीब 2.5% गिरा और वहाँ के अलग रीज़न थे, उन पर विस्तार से बात होगी। हैंसेंग निकाई कोस्पी सभी में रेड मार्क बना हुआ है, भले ही शंघाई में ग्रीन मार्क बना हुआ है, वो भी मामूली सा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के सेशन में। तो आलोक इंडस्ट्री एज वी सेड, हमने कल इसको स्टॉक एक्सरे में भी बात की थी और 16% ऊपर है आज, और इसके जो लॉसेज हैं वो काफ़ी कम होकर आए हैं, जिसकी वजह से काउंटर में अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। टीआई इंडस्ट्री करीब 11%, रेमंड में 7.5% का उछाल, तेजस नेट में करीब 6.25% और वीएसटी इंडस्ट्रीज में करीब 6% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के सेशन में भी थोड़ी हिम्मत हार चुके हैं। यहाँ पर की थोड़ी सेलिंग है। एमी ऑर्गेनिक 4.25%, फ्यूजन माइक्रो 4.25%, चोला फिन 4%, इंडसइंड बैंक और आरती फार्मा करीब 3.25% नीचे गिरे हुए हैं। काफ़ी कुछ खबरें हैं, काफ़ी कुछ रिजल्ट्स के इम्पैक्ट भी हैं, उन सभी पर बात होगी। पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल संकेतों से। ग्लोबल जो पहला ट्रिगर है फेड पर, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उस पर ट्रंप का साया थोड़ा अब मंडराने लगा है, क्योंकि ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट करो, इंटरेस्ट रेट कट करो। और ये फेड के चेयरमैन की तरफ इंडिकेशन है। उन्होंने लास्ट वीक भी कुछ इस तरह के इंडिकेशन दिए थे कि फेड के चेयरमैन की छुट्टी ही कर देंगे वो। इसी चीज़ को लेकर अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ी घबराहट है कि वहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है, एक अलग बॉडी जो होती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, अगर उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के इशारों पर ही अगर वो पूरी तरह से चलेगी तो कैसे होगा। समीर सर, ये कितना बड़ा नेगेटिव होगा अगर फेड के चेयरमैन किसी भी वजह से, क्योंकि हमने देखा है कि जब लोग इस्तीफ़ा देते हैं तो वो बोल देते हैं कि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दे रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली तो सभी लोग जानते हैं कि पर्सनल लोगों के 30% भी लोगों के केसेस नहीं होते कि वो पर्सनल रीज़न से इस्तीफ़ा दे रहे हो। 70% प्रोफेशनली परेशान होकर ही दे रहे होते हैं। अगर फेड चेयरमैन भी ऐसा कुछ कर देते हैं तो मार्केट के लिए कितना बड़ा नेगेटिव होगा। तो आई ऑनेस्टली डोंट थिंक मार्केट उसे नेगेटिवली देखेगा। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स इज समथिंग मार्केट वुड इवेंचुअली लाइक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि if interest rates are lower, it draws more money from the debt market into the equity market. So not necessarily negative for the market. Knee-jerk reaction तो कुछ भी आ सकता है मार्केट में, but look, जो हमारा व्यू है कि inflation has peaked out. Secondly, crude prices कम हो रहे हैं because of policies of the US president of increasing gas and oil production. So that is a big positive. Yes, थोड़ा सा negative impact आएगा US में inflation में, but it is a one-time hit because of these import duty tariffs, which will push price of goods up. But that is, like we said, a one-time thing. It is not a structural, yeah, it's not a perpetual thing. So you should not look at it as a negative from inflationary. It's a short-term inflation blip, or it will return to normalcy. So interest rates going down are good. Now, if the US president is able to, मेरे हिसाब से तो I don't know, मैं जो भी reading कर रहा था उसमें it says that the US president cannot oust, वो उनको नहीं निकाल सकता है, he cannot fire him. So if that is the case and Jerome Powell अपना term finish करता है, then he may not start cutting interest rates the way जो president को चाहिए, and markets also will probably have to digest that and accept कि interest rates may remain higher for longer. But eventual trajectory interest rates के मेरे हिसाब से यहाँ से नीचे ही है. So whether it happens now or whether it happens 6 months or 1 year down the line, interest rates are going to go down. I would not read too much into all these fights. कभी कभार ये सब जो tacticals भी होते हैं कि पावल पे प्रेशर डालने के tactics है कि you start cutting interest rates. So those things also keep happening. So don't read too much into it. But like I said,
general trend is over the next 6 months to 1 year, we will see interest rates in the US going down. India में already start हो चुके हैं. Europe has also cut, and I think globally we will see interest rates headed down. बिल्कुल, तो ग्लोबली सर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे और अमेरिका में भी ये एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स भी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सर दूसरी खबर, कल मैं पढ़ रहा था कि अमेरिकी जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाने का एक प्रपोज़ल आ रहा है जिसमें कि $10 लाख से ज़्यादा कमाने वाले जो व्यक्ति होगा, जो एनुअली $10 लाख से ज़्यादा कमाएगा, उसको 40% टैक्स देना होगा। ये ऐसा प्रपोज़ल रिपब्लिकन्स बना रहे हैं और अगर ये जो प्रपोज़ल है ये क्लियर हो जाता है वहाँ की सेनेट में, तो करीब 10 सालों में अमेरिकन गवर्नमेंट को $420 बिलियन का रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि अमेरिका को अपना डेफिसिट पूरा करना, बजट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट के लिए तो वो टैरिफ की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो बजट डेफिसिट को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं, तो जिसकी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें दो चीज़ें और भी हैं कि ओवर टाइम काम करने वाले लोगों पर जो टैक्स लगता था वो नहीं लगेगा। दूसरा, जो सीनियर्स हैं उनको टैक्स में और छूट मिलेगी और साथ ही जो कार बायर है उनको टैक्स में छूट मिलेगी। सर दो चीज़ें तो समझ आती हैं कि चलिए आप सीनियर्स को छूट दे रहे हैं, ओवर टाइम करने वालों को छूट दे रहे हैं, लेकिन कार बायर को एक तरफ आप वेल्दी लोगों को टैक्स कर रहे हैं और वहाँ कार बायर्स को छूट दे रहे हैं। और सभी जानते हैं कि टेस्ला के जो मालिक हैं वो किसके दोस्त हैं। तो ये एक क्लियर कट गवर्नमेंट की पॉलिसी दिख नहीं रही है कि अमेरिका किसके इशारों पर चल रहा है, अमेरिका किसकी पॉलिसीज़ पर काम कर रहा है और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा वहाँ के मार्केट्स पर और हमारी उन कंपनीज पर जो कि अमेरिका में काम कर रही हैं। जी विवेक, so I would agree with you कि yes, Tesla would be one of the benefactors of जो tax cuts for automobiles आ सकते हैं, because he is at the end of the day one of the largest manufacturers in the US. उनका production base वहाँ पे है, but you have to look at it. He's not giving it, ये जो tax break दे रहे हैं, he's not giving it to only the poor. He's giving it across the board, सबको दे रहे हैं, right? And he's only giving it on cars manufactured in the US. यानी कि वो प्रमोट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में हो, जो उनका एजेंडा है। So should you look at it from a point कि Tesla is going to be the manufacturer? Of course Tesla है मैन्युफैक्चरिंग में वहां पे, तो उनको बेनिफिट मिलेगा, बट ऑल्सो कंपनी लाइक GM, Ford जो यूएस में कार मैन्युफैक्चर करती है, वो कार्स पे भी टैक्स ब्रेक मिलेगी। एंड इट इज नॉट ओनली अगेन फॉर lower class या higher class, या it is across the board for anyone who is buying a US made car, जो interest उनको मिलता है, I mean लगता है, they can offset that. The talk is कि जो interest payment है, आपका interest cost, वो आपके इनकम के सामने ऑफसेट करके आप आपका टैक्स कम कर सकते हैं। सो इट बिकम्स अ, यू आर नॉट ऑफसेटिंग द फुल, आप पूरा ईएमआई नहीं ऑफसेट कर रहे, आप सिर्फ वो इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफसेट कर रहे हैं। एंड यूएस में इंटरेस्ट रेट्स वैसे भी इतने कम है, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैव दैट ड्रास्टिक ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन दिस ऑन गवर्नमेंट कलेक्शन। प्लस इट विल एनकरेज मोर मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस, जो उनकी एजेंडा है। सो दैट इज, आई वुडंट लुक एट इट एज अ नेगेटिव, आई वुड लुक एट इट एज अ वे ऑफ सपोर्टिंग द यूएस इकोनॉमी। दूसरी बात रही जो आपने राइटफुली कही कि यू नो दैट टॉक्स ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स ऑन द हायर इनकम पीपल, वो एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूएस का जो बजट डेफिसिट है वो कम करना ही है, बिकॉज यूएस इज सिटिंग ऑन ऑलमोस्ट 7% ऑफ जीडीपी एज डेफिसिट। दे नीड टू ब्रिंग दैट डाउन, वरना उनकी इकोनॉमी, उनकी करेंसी, उनकी सब वैल्यूज कम होती जाएगी। सो द राइट स्टेप इज टू इंक्रीज सम अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड ट्राई टू सी हाउ दे कैन रिड्यूस द डेफिसिट। वो लोग दो प्रोंग अटैक ले रहे, एक तो जो इलॉन मस्क डोज में काम कर रहे टू कट अननेसेसरी स्पेंडिंग, और दूसरा टैक्स रेवेन्यू बढ़ा के। सो इफ दे आर एबल टू ब्रिज दिस डेफिसिट एंड ब्रिंग इट डाउन, then I think that will be looked at as a positive in the US economy ki the US dollar should gain more strength because they are reducing their deficit. हर country को they should work on reducing unnecessary spending. India में भी आपके साथ काफी बात हुई है, ये रॉबिनहुड पॉलिटिक्स जो चलते हैं इंडिया में, फ्रीबीज देने के, टैक्स द रिच एट व्हाटएवर लेवल, आप सब जगह पे टैक्स लो, इनकम पे टैक्स लो, फिर एक्सपेंसेस पे टैक्स लो, कैपिटल गेन्स पे टैक्स लो। अभी तो दे वांट टू स्टार्ट कलेक्टिंग जीएसटी ऑन, आई मीन they need to reduce taxes
and reduce spending if the economy has to survive and keep the deficit under control. So this is a policy of Donald Trump which is actually not a negative. I'm not saying जो तरीका वो अपनाते हैं वो गलत नहीं होता है, पर वो जो कर रहे हैं is actually good for the economy, and the similar kind of initiative we hope that the Indian government also takes. सर, भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर भी अब काफ़ी बातचीत गर्म हो चुकी है, क्योंकि उनके जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो इंडिया आए हुए हैं। कल उनकी पीएम मोदी के साथ भी बैठक हुई है। टैरिफ को लेकर, राहत देने को लेकर भी बातचीत हुई है, और एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजीज़ पर भी कुछ इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में हो सकता है कि स्पेशल फोकस हो इस ट्रेड डील का। किन किन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर, किन किन पॉकेट्स पर सर आप असर देख रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि ट्रेड डील ज़्यादा फोकस्ड रहे, और इस पर्टिकुलर थीम पर कुछ बेट पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर लगाई जानी चाहिए? तो दो सेक्टर जो मैं क्लियर नेगेटिव देख सकता हूँ फ्रॉम दिस ट्रेड डील दैट हैपेंस, एक है ऑटो इंडस्ट्री, क्योंकि एक डिमांड जो उनकी है यूएस की कि दे नीड टू कट इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑटोज मैन्युफैक्चर्ड इन द यूएस। तो वो क्या कर सकती है इफ दोज इंपोर्ट ड्यूटीज गो? आई एम नॉट सेइंग कि वो गाड़ी ज्यादा बिकेगी, बट व्हाट हैपेंस इज दे कैन कम इन एट अ बेटर प्राइस पॉइंट, एंड कंपनीज लाइक मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जो अभी मार्जिन अच्छे कमाते हैं could come under some amount of pressure, क्योंकि they will have to also work on lower margin. उनके margins अभी भी बहुत healthy है because of protectionism. So that could be a small negative. और auto ancillaries में वो trickle down effect हो सकती है। तो auto ancillaries में थोड़ा सा negative है। दूसरा सेक्टर जहाँ पे उनकी डिमांड है is the alcohol segment. They want India to cut duties on alcohol imports from the US, especially bourbon and wine. अगर वो होती है तो कंपनीज दैट आर इन दैट स्पेस could face again some amount of margin pressure. कंपनीज लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स ले लो या फिर सूला विनयार्ड ले लो, वहां पे थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से तो PM Modi is not going to agree to cut taxes on farm products and dairy products too aggressively, क्योंकि वो उनकी larger vote bank है। So there, even though उनकी demand ज्यादा है, I don't think वहां पे हम बहुत स्पेस देंगे, और देंगे तो भी I don't think they are going to be able to compete aggressively in that market, so I would not look at it negatively. दो जगह, और दूसरा, एक तो ये इंपोर्ट ड्यूटीज है, दूसरा जो ट्रेड डेफिसिट है, आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, दैट डजंट मीन दैट द गुड्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम यूएस टू इंडिया एंड यूएस का डेफिसिट कम हो जाएगा विद इंडिया। What they're going to need to do is agree on what purchases India makes from the US, कि उनका जो trade imbalance है वो थोड़ा balance में आ जाए। So the two sectors where I think we will look at imports, एक है defense products. So अगर वो agree करते हैं, then some amount of जो 30% offset clause है, अगर वो benefit आ सकता है, so defense companies के जो ancillaries बनाते हैं like भारत फौज या फिर some of these सोलर इंडस्ट्रीज या फिर BEL, ये सब काउंटर्स में एक बेनिफिट आ सकता है, बिकॉज increased demand from US products could lead to offset जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट यहाँ से थोड़ा बढ़ जाए। So that could be one segment that stands to benefit. दूसरा हम इंपोर्ट करेंगे, बैलेंस इट ऑफ, इज गैस। US के गैस प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, they are looking for more exports of gas. We may replace some of the gas import जो होता है from maybe Russia or from Qatar. अगर वो होता है, I don't think there'll be any negative or positive impact, क्योंकि the pricing is a commodity में, तो ठीक है थोड़ा लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ सकता है because the gas has to travel a longer distance by ship, but barring that I don't see any major negative. थोड़ा सा maybe gas companies either they will have to increase the selling price, or they will have to take a small margin hit. So it could be a small negative for companies like IGL, FGL, GAIL, but otherwise no major problem. But अगर बेनिफिट आता है तो डिफेंस एंसिलरीज में सबसे ज्यादा है। ठीक है सर, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है अभी तक, वो कुछ इस तरह का रहा है कि वो अपने लोगों को थोड़ा सा फेवर करते हैं। आपको लगता है कि जब ट्रेड डील वो इंडिया से या कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ करेंगे, तो वो उन पर्टिकुलर सेक्टर को पुश नहीं करना चाहेंगे जो बाइडेन गवर्नमेंट के नज़दीक हैं? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक लॉबी होती है, और वो लॉबी बिजनेसमैन की भी होती है। तो वो अगर बाइडेन समूह, क्योंकि अगर हम देखें
आप देखिए सर, बाइडेन और रिपब्लिकन, मतलब जो ट्रम्प की पार्टी है, डेमोक्रेट्स वाले और रिपब्लिकन वाले, इन दोनों में क्या रहता है कि एक पार्टी वॉर लड़ती है, दूसरी पार्टी ट्रेड वॉर लड़ती है। बाइडेन वॉर लड़ने पे एग्रेसिव थे, उनके काल में इजराइल को भी हवा दी गई कि हमास से लड़ा जाए, उनके समय में हवा दी गई रशिया यूक्रेन को। तो वो डिफेंस पर आई थिंक ज़्यादा, हथियार बेचने पर ज़्यादा फोकस थे। डोनाल्ड ट्रंप शायद कुछ और सेक्टर्स में कार बेचने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्त सभी जानते हैं कि एलन मस्क हैं और वो इस तरह से सोच रहे हैं। ये जो ट्रेड डील होगी, इसमें सही में उन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल पाएगा जो हमें चाहिए, जो हमें एक्चुअल में इंडिया को फ़ायदा दे सकता है? या ऐसा तो वो करेंगे नहीं कि वो अपनी विरोधी पार्टी को बेनिफिट करा दें इस ट्रेड डील में? तो लेट अस पुट इट एट दिस, यस लॉबीज रहते हैं, बट जो आर्म्स लॉबी है आई डोंट थिंक दे आर प्योरली और सोली ओनली केटरिंग टू द डेमोक्रेट्स, वो रिपब्लिकन्स को भी केटर करती है, स्पेशली गन कैप्चरिंग। क्योंकि अगर देखें तो रिपब्लिकन पार्टी इज ऑल इन फेवर ऑफ गन्स, डेमोक्रेटिक पार्टी इज मोर इन फेवर ऑफ गन रेगुलेशंस एंड रिडक्शन ऑफ ऑल ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स विद द यूएस। So it's not necessary that they only focus on one. They have different focuses on different products. But yes, will he support industries or businesses जो उनको support करते हैं? बिल्कुल। ये दुनिया की style है कि if you scratch my back, I scratch yours. So obviously there will be some benefits. Question is, will he do something that is positive for India? I don't think वो India की positivity की देख रहा है. He is more concerned with US positivity, Donald Trump. So as much as he may want to say कि will it be good for India, he is going to try to extract every last dollar. और जो negotiations हो गए, we need to see what comes out of it. But मोटा मोटी what I feel and what I have seen on what जो मेरा understanding है, India will probably, like I said, be forced to cut on autos and alcohol and import of goods of defense and oil and gas. बाकी के सेक्टर या बाकी के बिजनेसेस में what we capture will be capturing from US, from China, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। टुडे वी हैव अ सरप्लस ऑफ $40 billion, चाइना हैज अ सरप्लस ऑफ $500 billion। अगर वो $500 billion में से then we can capture 10% of that $50 billion of extra export, companies in the chemical space या textile space या फिर certain auto ancillary space या जहाँ पे भी that we are able to compete because of the higher duties that are charged to Chinese companies, that benefit will come to India, which he doesn't mind, क्योंकि at the end of the day he's not as long as we are appeasing his ego, उनका ego appease कर रहे हैं। अगर हमको चाइना से बेनिफिट लेते हैं तो उनको वो प्रॉब्लम उतनी नहीं रहेगी जितने की if we were to increase our exports without increasing our imports from the US. So I don't think it's going to be key. He's going to only support XYZ. He's going to ensure कि exports to India increase, whether it be ammunition जो आपने कहा कि Democrats क्या है, or whether it be cars and other products which is more Republican based. तो मेरे हिसाब से it's going to be an overall package. It's not going to be a single की सिर्फ इनको बेनिफिट करना चाहिए, फार्मा को बेनिफिट करना चाहिए, केमिकल को बेनिफिट करना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अक्रॉस द बोर्ड। ही वांट्स टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू यूएस एट व्हाटएवर कॉस्ट। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सर जो कल हुआ, काफ़ी एंटिसिपेटेड था, वेट कर रहा था मार्केट, और सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इसकी डिमांड कर रहा था सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने के लिए स्टील पर। 12% फाइनली लगी है, 200 दिन के लिए लगी है। ये कल से ही लागू हो गई है, इनफैक्ट 21 अप्रैल से लागू हो गई है। चीन, साउथ कोरिया, दोनों ही देशों से काफ़ी कुछ ज़्यादा स्टील का एक्सपोर्ट हो रहा था। हमारे देश में डंपिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी कंपनियां थोड़ा परेशान थी। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखें FY25 में, तो करीब भारत ने 9.5 मिलियन मीट्रिक टन स्टील इंपोर्ट किया है, और इसकी वजह से डोमेस्टिक स्टील कंपनीज कह रही थी कि वो HRC CRC के दाम नहीं बढ़ा पा रही हैं, और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अब या तो इक्वल आ चुकी है। बहुत सी कंपनियों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रिवेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो गई थी, तो उनको नुकसान होने लगा था। समीर सर, ये कितना बड़ा बूस्टर है? लेकिन ये 200 दिन का बूस्टर है केवल, ये बढ़ भी सकता है क्या, और कितना फ़ायदा मिलेगा स्टील कंपनीज़ को?
देखिए, ओके, सो मैं इनका आंसर दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। श्योर। फर्स्ट पार्ट, जो 12% की इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे व्हेन यूएस हैज पुट ऑल दीज ह्यूज टैक्सेस ऑन चाइना, चाइनीज स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको वो बंद नहीं करनी है, सो दे आर गोइंग टू लुक टू ऑफलोड दैट, क्योंकि स्टील प्लांट बंद करके चालू करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। सो दे विल मैन्युफैक्चर द स्टील, एंड इवन इफ इट नीड्स टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हिट, they will take that hit and probably push the goods. So it is very important that Indian government protects our domestic steel manufacturing in this period, jahan uncertainty and extra push is coming from China to export to anywhere but US. Unka jo replacement export ho jayega. So it's a very good thing. Now, from the short term, but long term में I hope this does not extend. क्योंकि जब आप import duty हर product पे लगाते हो, तो what it does is kind of gives a protectionism for Indian steel companies to increase prices on the end consumer, और end consumption पे अगर आप price बढ़ाते हो तो वो inflationary एक रहती है। दूसरा, it ये steel companies जो है they don't create efficiency. It becomes an inefficient market. अगर steel prices competitive market में रहने चाहिए, then steel companies need to either cut the cost of manufacturing, get operational efficiencies, या फिर cut salaries of the top employees जो who are being paid 8 crores and 9 crores and 10 crores, and say कि नहीं हमारा profit भी उतना नहीं है, so we won't be able to pay such high salaries. Please pass on this benefit to the end consumer, और वो demand drive कर सकती है. So if that demand drive comes, then automatically it kind of takes care of itself. जब आप price बढ़ा के काम करते हो, तो it kind of reduces demand and works in a counter cyclical manner. So yes, short term it is important from China, especially from China, कि we protect our industry. But long term मेरा hope है कि we allow free markets to continue and efficiencies be brought in by steel manufacturing. एक तो हमारे steel companies के पास iron ore mines है, which is allowing them to be vertically integrated. So you're getting that benefit. So if to say that after having iron ore and coal mines, अगर आप profitable नहीं रह सकते हैं, then obviously आपके manufacturing cost में कुछ गड़बड़ी है, and that needs to be addressed more importantly rather than just putting protectionism measures from a longer term perspective. So two parts to the answer: short term very good, long term hopefully this removes. ठीक है, तो सर कौन से स्टॉक्स पर्टिकुलर थोड़ा फोकस में रहेंगे, कौन से लगते हैं कि अभी नहीं चले हैं या थोड़ा बहुत वैल्यूएशन वाइज ठीक है? तो अभी भी मैं बोलता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उतना सा मूव नहीं आया है। आप देखिए तो स्टॉक्स लाइक सुजलॉन जो 80 गया था वो 50 तक आया, यस इट्स मूव्ड अप टू 58, पर इट्स नॉट बीन अ सिग्निफिकेंट रन अप। दूसरा स्टर्लिंग एंड विल्सन जो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स इन द मार्केट है, अभी इट करेक्टेड फ्रॉम 800 डाउन टू 200, अभी वो 200 वाला 300 barely आया हुआ है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट। केपीआई ग्रीन है, वारी एनर्जी है, पर वारी आई एम टॉकिंग ऑफ not of the solar manufacturing, solar cell manufacturing company. I'm talking of the one that sets up the solar plants. So those are companies that I think renewable energy में एक focus रख सकते हैं, where we have a slight positive. Banking और financial services में अभी भी अगर आप देखें तो I think stocks are still attractively valued from a price to earning and price to book value basis. PFC ले लो from the government basket, अभी भी one time book value पे like little under. IndusInd Bank is also still under one time book value. Yes, आज एक news rumor आया, not rumor but news आया कि they put EY, but we need clarity to come on that कि अगर कुछ 600 crores का problem है कि नहीं। अगर वो नहीं रहता है तो मेरे हिसाब से IndusInd Bank में भी बाउंस बैक काफी अच्छा आ सकता है यहाँ से। IDFC फर्स्ट बैंक ने कैपिटल रेज कर दिया है, वो एक स्टॉक है जो हमारे पसंद में आ रहा है। PSU बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में यस 200 से 250 तक रैली आया हुआ है, but the stock corrected from 280, and if you look at it the earnings have only gotten better, so can the stock move up to 300 320? It can. Canara Bank similar है, वहां पे रन अप आ सकता है। सो बैंकिंग एंड NBFCs में हमारा पॉजिटिव व्यू अभी भी बैठ रहा है। we think there is an opportunity there। और QSR space हमने not only QSR but any consumption space, especially जहाँ operating leverage large रहती है, so for example even like a Bata या Metro Shoes या Manyavar, VIP bags,
QSR में जुबिलेंट फूड वर्क, क्योंकि इंडिया में ये मंथ ऑनवर्ड से टैक्स बेनिफिट्स आएंगे, विच मींस डिस्क्रिशनरी मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर बढ़ेंगे, which means their ability to spend will go up and they will spend on these discretionary products. और जैसे वो ये spends करेंगे, मेरे हिसाब से वो इकोनॉमिक साइकिल में अपटिक आएगा and these stocks will get the operating leverage जो actually last 1-2 years में कम हुए थे because of the spending reduction. So that space will see a great amount of growth. तो ये stocks पे थोड़ा सा focus रखना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं. हमारे साथ IDBI कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड ब्रिजेश एल सर भी जुड़ चुके हैं. ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग विवेक. ब्रिजेश सर, मोमेंटम कहाँ तक दिख रहा है निफ्टी में? मुझे लग रहा है और 1 या 2 दिन जब तक एक्सपायरी नहीं होता है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा. 24,500 के आसपास देख रहा हूँ. ये एक्सटेंडेड मूव है तो यहाँ पे नया बाइंग की सलाह नहीं दे रहे. मुझे लग रहा है जहां पे भी जिनके भी पोजिशन है एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. तो आज 101 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है निफ्टी, तो मैक्सिमम 24,500 एक्सपायरी तक, और हो सकता है कि पोस्ट एक्सपायरी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन. ये दोनों इवेंट होने के बाद ही हम नए व्यू की और सलाह देंगे. बट देन ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे लग रहा है थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं जिसमें वापस निफ्टी 23,500 के आसपास आने की उम्मीद है. ठीक है, समीर सर, बस मैं लास्ट न्यूज़ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. RBI ने बैंकों को थोड़ी राहत दी. लिक्विडिटी कवरेज रेशो के जो रूल्स हैं वो थोड़े आसान किए हैं. रिटेल डिपॉजिट के लिए जो 5% की उनको एक मनी रखनी पड़ती थी वो अब 2.5% ही रखनी पड़ेगी. नई गाइडलाइंस नेक्स्ट ईयर से लागू हो जाएंगी 1 अप्रैल से. नए नियम से बैंकों का जो लिक्विडिटी कवरेज रेशो है वो 6% तक बढ़ने का एस्टीमेट माना जा रहा है. सर, आज बैंकिंग में तो जंप है लेकिन थोड़ा सा NBFCs नीचे हैं. कुछ इसका कुछ रीज़न है क्या? So I don't see any reason why this should change anything. It probably allows, maybe क्यों फर्क पड़ता है क्योंकि banks will go more directly to the retail consumer rather than going through NBFCs. But जो NBFCs की reach है is so strong where banks cannot reach. Their credit risk evaluations जो उनके systems है are also quite good. So I think eventually both will do well. There's no particular reason why today NBFCs are down. मेरे हिसाब से NBFCs अच्छे हैं. जो स्टॉक्स NBFCs में हमें पसंद है, एक है मन्नापुरम फाइनेंस जहाँ पे अभी बेन इन्वेस्ट कर रहा है. आई थिंक उनका कैपिटल बेस काफी स्ट्रॉन्ग पहले से था, विल बिकम इवन स्ट्रॉन्गर. मैनेजमेंट रिस्क विल गो अवे बिकॉज नाउ बेन विल हैव 2 board seats. दूसरा है L&T फाइनेंस जहाँ पे भी रिमेन पॉजिटिव. ठीक है, माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा सा पेन था, उसके वजह से उनके नंबर्स थोड़े घटे हुए थे, बट वी बिलीव द माइक्रो फाइनेंस पेन इज आल्सो कमिंग टू एन एंड. So we will see an uptick coming in that space also from the NBFC side. अगर आप देखें तो सम्मान कैपिटल है जो हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, जो को लेंडिंग बिजनेस है, उनका जो लास्ट ईयर 4,000 crore का लास्ट प्रोविजनिंग दिया था बिकॉज ऑफ द डीमर्जर ऑफ द पेरेंट बिजनेस फ्रॉम द affordable housing business. Now there are talks of raising capital in the affordable housing business. अगर वो capital भी आ जाता है, then I think there is going to be some amount of benefit that comes. Their valuation attractive है. Ugro Capital जो MSME lending करती है, their reach is phenomenal. वो lending business model 17-18% पे loan देती है with collateral based lending. Banks pay they pay 20%, banks pay 80%, so they earn almost 20-24% on their capital, and their ROE goes as high as 28-29%. जैसे उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, we'll see that going better. So I think these are stocks one should invest in. NBFCs are a great opportunity, attractive valuations है. PFC तो मैंने आपको पहले से ही बोल दिया था, so that also remains one of our top picks in the NBFC basket.